ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो पहले चरण के महारण की शुरुआत हो चुकी है। 102 सीटों पर आज प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। खास मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको सीधा विषय लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के समय से आंदोलन होता था और भाजपा का और संघ का कार्यकर्ता आंदोलन करके नारा देता था, यहाँ हुई बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1953 में इस देश के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन करते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर शहीद हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी देश की अस्मिता को बचाने वाली पार्टी है और इस पार्टी ने जो नारा दिया था, उस नारे को कांग्रेस मजाक उड़ाया करती थी, कहती थी ये कैसे होगा। ये सारी समस्या तो कांग्रेस ने दी थी, सपा बसपा उनका सपोर्ट करती थी। बहनों और भाइयों, और इसीलिए मैं बार कहता हूं कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये देश की समस्या की जड़ है। भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। इन्होंने देश को धारा 370 दिया, भारतीय जनता पार्टी ने 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोंकने का काम भी कर दिया है। अब विस्फोट नहीं होते, आतंकवादी कोई वारदात नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि कहीं विस्फोट हुआ तो न केवल आतंकवादियों को तो ठिकाना लगाया ही जाएगा, लेकिन उसके आका को भी ठीक कर दिया जाएगा, जो पाकिस्तान में बैठ करके भारत की सुरक्षा को चुनौती दे रही है। और बहनों और भाइयों, इसी भाव के साथ आज देश के अंदर कार्य हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो कहना ही क्या है। बहनों और भाइयों, हाईवे, एक्सप्रेसवे, ये बुलंदशहर भी गंगा एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ रहा है और बुलंदशहर से लेकर के प्रयागराज की दूरी मात्र 6 घंटे में एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ये दूरी तय हो जाएगी। बहनों और भाइयों, और अगले वर्ष महाकुंभ है। तो एक तरफ पहले चरण के रण की आज शुरुआत हो रही है, लेकिन वही दूसरे चरण को लेकर या आने वाले चरणों को लेकर जिस तरीके से लगातार प्रचार प्रसार जारी है, वो भी आपने सुना। बुलंदशहर से हम आपको सुना रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से जनसभा में अहम बातें कही जा रही थी। अब आज के इस चरण को लेकर करते हैं विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। हमारे साथ में मनोज ध्यानी जी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि संजय सिंह जी हमारे साथ में, माफ कीजिएगा, संजय सिंह जी नहीं हमारे साथ में, जफर नकवी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता हैं। मोहम्मद साजिद हमारे साथ में हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक तिवारी जी हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं। प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अपनी चर्चा को आज के चरण को लेकर हम आगे बढ़ाएंगे। पहला फेज और सबसे बड़ा फेज कहा जा रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा सीटों पर एक साथ वोटिंग हो रही है, यानी शुरुआत ही खास है और बड़ी है। मैं प्रमोद जी के साथ में शुरुआत करना चाहूंगी। प्रमोद जी, 5 सालों के लंबे अंतराल के बाद में आम जनता जनार्दन को वक्त मिलता है, मौका मिलता है अपने देश की सरकार को चुनने का, अपने देश के या खुद के भी हम कह सकते हैं भविष्य को चुनने का। यह मौका कितना खास है, और खास तौर पर तब जब देश में एक अलग तरह की, एक अलग रूप में राजनीति हो रही हो, तब जनता को भला क्या सोचकर जाना चाहिए? क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस नाते मैंने आपसे यह सवाल किया। प्रमोद जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए, बोलिए जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ हाँ हाँ। तो अब देखिए, चुनाव में बहुत से बदलाव आए हैं। मतलब पहले विकास की बात होती थी, उसके बाद जो है वो मंडल के होने लगी। उसने जातिगत समीकरणों में, कबीलाई राजनीति में उत्तर प्रदेश को बदल दिया।
तो अब वो जातिगत आधार पर प्रत्याशी भी तय होते हैं, जातिगत आधार पर मंत्रिमंडल भी तय होता है, तो वो सारी हाँ। चीजें बदलाव आई हैं। जहां तक मुद्दों की बात आपने की, हम्म। तो इस समय जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, निश्चित रूप से चाहे वो गरीबी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, ये सारे मुद्दे अपनी जगह पर हैं। मैंने अभी भी इससे पहले कहा था कि भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से ये इस बात का क्रेडिट तो भारतीय जनता पार्टी को दिया जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध था उस पर न केवल अंकुश लगाया बल्कि प्रभावी अंकुश लगाया ठीक है, है। जिससे अपराधों में कहीं ना कहीं कमी आई है। क्योंकि जो एक नेक्सस होता है उससे अपराध बढ़ते हैं। हालांकि वो ऐसा नहीं है कि अपराध खत्म हो गए हैं, अपराध अभी भी हो रहे हैं, लेकिन जो एक संगठित अपराध था, जो भू माफिया थे, जो जमीनों पर कब्जा करते थे, जो रैंसम लेते थे, वसूली करते थे, व्यापारियों को डराते थे, उद्योगपतियों को डराते थे। ठीक है प्रमोद जी, माफी के साथ आपको यहां पर रोक रहे हैं, आपके पास लौटेंगे, उससे पहले तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर गुजरात के गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह का नामांकन। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ जहां आज पहले चरण को लेकर वोटिंग हो रही है, तो वहीं आगे के चरणों के चलते मतदान और प्रचार प्रसार भी जारी है। आज गुजरात के गांधीनगर पहुंचे हुए हैं अमित शाह और यहां से नामांकन पर्चा भरते हुए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उनके साथ में उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी यहां पर नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन भरते हुए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो देखिए, दिग्गजों का नामांकन भी आज हो रहा है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर नामांकन फॉर्म भरा गया है, उनके साथ में आम लोगों की मौजूदगी है। टीवी पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो उनके समर्थक हैं, उनके साथी हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। नामांकन फॉर्म अमित शाह की ओर से भरा गया है। तस्वीरें जहां पर अमित शाह के साथ में सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अहमदाबाद के गांधीनगर से नामांकन करने के लिए अमित शाह पहुंच चुके हैं। नामांकन फॉर्म भर दिया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर गांधीनगर से चुनावी मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने नामांकन फॉर्म भर दिया है। तस्वीरें और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भूपेंद्र पटेल भी साथ में मौजूद हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और देखिए, एक तरफ पहले चरण को लेकर आज शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं दूसरे चरण या फिर आने वाले चरणों को लेकर तैयारियां भी लगातार किस तरीके से जारी हैं। दिग्गजों की ओर से एक तरफ जहां प्रचार प्रसार हो रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह जो कि गांधीनगर सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, नामांकन करने के लिए पहुंचे थे। अपनी चर्चा की ओर वापस लौटेंगे। प्रमोद जी ने जो बातें की बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए, इस बार संगठित अपराध कम हुआ है। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो जो बड़े माफिया थे उनको किस तरीके से उनका खात्मा हुआ हम देखते आए हैं, या उस पर जिस तरीके से सरकार ने भी जोर दिया, पॉइंट आउट कर जनता को बताया कि देखिए अपराधियों का क्या हश्र हुआ है, वो जनता ने देखा है। लेकिन मनोज ध्यानी जी के पास में जाएंगे जो कि हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी, इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात, उत्तराखंड में तो आज 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी 8 अहम सीटें हैं जिन पर चुनाव हो रहा है। क्या लगा आपको कि किन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार जनता वोट करने के लिए पहुंच रही है? देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव माने जा रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है। मनोज जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। राष्ट्र कि अगर यहाँ तक की बातें आई कि संविधान शायद उसमें परिवर्तन हो किया जाए, तो कुछ होकर मतलब इस तरीके की चर्चा आई है कि लोकतंत्र को बचाना है या लोकतंत्र को गिरवी रख देना है। मेरा मानना है कि चुनाव जो है वो अभिव्यक्ति है जनता की, और जनता जिन मुद्दों पर जिस विचारधारा के पक्ष में मतदान करती है, उस विचारधारा को, अपनी विचारधारा को आगे ले जाने के लिए उस पर, उसके एजेंडा पर काम करने की स्वतंत्रता मिलती है। मैं एक बात जो बड़े साधारण तरीके से कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र का जो प्रथम कारक है वह यह होता है कि लोकतंत्र पारदर्शी हो, स्वच्छ और साफ तरीके का हो। उसमें प्रलोभन और बाकी चीजों का जो प्रभाव, जो बाहरी कारक हैं, उनका प्रभाव कम होना चाहिए। एक मतदाता को अपने विषय में लोकतंत्र में, क्योंकि प्रजा ही प्रभु है और प्रजा ही प्रभु है, तो उसको अभिव्यक्ति का एक स्वतंत्र मौका मिलना चाहिए। मैं कुछ हालात के हिसाब से तो मानता हूं कि इस बार जो चुनाव हो रहा है बहुत साइलेंट रहा है, और एक अजीब तरह की खामोशी जो है मतदाताओं के
उसमें जहन में मतलब दिखी है, प्रत्यक्ष रूप से सामने आई है कि वो बिल्कुल खुलकर नहीं आया है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर मान लीजिए राइट विंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर एक बड़ा लक्ष्य का नारा दे रही है और जनता में बहुत अभूतपूर्व उत्साह होता, तो नजर आता कि शायद वो उस धारा के साथ चल रही है। लेकिन खामोशी बता रही है कि लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लोगों के मन में कुछ और विचार ठीक है, पनप यानी रहे आपको हैं। लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से 400 पार का नारा दिया जा रहा था वो शायद आम जनता अभी उतना स्वीकार नहीं कर पा रही है। लेकिन देखिए, नतीजों के साथ ही तस्वीर पूरी तरीके से मनोज जी स्पष्ट होगी। माफी के साथ रोक रही हूँ और मेहमान है उनकी प्रतिक्रिया लेती हूँ, आपके पास वापस लौटेंगे और आपके पक्ष जानेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की ओर से आलोक तिवारी जी जुड़े हुए। कांग्रेस जी, अभी मनोज जी ने भी जो अहम बात कही कि इस बार बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई जिसमें यह भाषणों में कहा गया कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए इस चुनाव में वोट जब डालने जाइए तो सोच समझकर वोट दीजिएगा। मैं सुबह भी जब कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रही थी तो कई लोगों ने अपने ट्वीट में इस बात को लिखा है कि आप अगर लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं तो इस बार वोट देने जाइए। तो ये लोकतंत्र और संविधान शब्द इस बार चर्चा में बहुत ज्यादा रहा क्योंकि भाषणों में इस्तेमाल भी किया गया। क्या लग रहा है कि इस बार आम जनता, जो आप लोगों की ओर से, खासतौर पर विपक्षों की ओर से ये मुद्दा उठाया गया कि लोकतंत्र की रक्षा कीजिए, खतरे में कब था लोकतंत्र, आपको लग रहा है? और अगर आपके हिसाब से खतरे में तो आम जनता इस बार बचा लेगी? मैं जी जी यकीनन ऐसी बात है। इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने ट्रांसफर ऑफ पावर के समय स्पीच दी थी। उस स्पीच का नाम था द ट्रिस्ट टू बिल्ड द डेस्टिनी, और एक ऐसा बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो कि हमारे अभी भाजपा के भाई बोल रहे थे नारी सम्मान पर। इनकी पार्टी प्रिंसिपली एक तो सनातन धर्म विरोधी है और नारी अपमान इनका जो है बड़ा अच्छा जायका होता है। पंडित नेहरू इतना एक्सीलेंट और एडवांस कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए थे कि भारत में पहले चुनाव में ही महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। आपको मालूम है ब्रिटेन में इतनी पुरानी डेमोक्रेसी में 1928 में मताधिकार दिया गया था। अमेरिका में अश्वेतों को 1966 में मताधिकार दिया गया था। भारत के पहले संविधान में नहीं, तो अब खतरा कहाँ है? अब खतरा कहाँ है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ना, विपक्षी खासतौर पर नेताओं की ओर से ये बात कही जा रही है कि लोकतंत्र की रक्षा कीजिए, संविधान की रक्षा कीजिए, वोट डालिए। मैं ट्वीट पर अगर शब्दों पर गौर करेंगे, और एक शब्द अभी आपने भी नया जोड़ा, सनातन विरोधी, तो इन शब्दों को आधार यहाँ पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश क्यों हुई? बता दूं क्यों ना, महिला सम्मान पर बहुत बोला है। मैं बताऊं, महिला सम्मान की बातें जहां तक है, मणिपुर में जिस समय सर, महिला सम्मान की मैं बात नहीं कर रही। आप ठीक है, अभी महिला सम्मान पर बात नहीं हो रही। मैंने आपसे सवाल किया ना कि संविधान, लोकतंत्र, ये सारे शब्द, ये सारे टर्म्स जो थे वो चुनावों से पहले भाषणों में आए, उन पर बात कीजिए। बिल्कुल, उस पर सीधा खतरा है। अच्छा। कैसे है? आज जो है मीडिया, आपका चैनल नहीं, एक मीडिया जो कि भाजपा का दफ्तर बन के रह गया, केवल विदाउट लेवल प्ले फील्ड नहीं दे रहा है। सर माफी के साथ आपको रोकते हैं, अभी आपको आपकी बात सुनेंगे। उससे पहले अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं अपने दर्शकों को पहले सुनाता है। मैंने लोकसभा के लिए मेरा नामांकन गांधीनगर सीट से भरा है। मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। यहीं मैं बहुत छोटे से एक बूथ के कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं। अपार प्रेम इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है, और मोदी जी के नेतृत्व में पहले मुख्यमंत्री के नाते और बाद में प्रधानमंत्री के नाते इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ढेर सारे काम किए। सिर्फ इस 5 साल के अंदर 22,000 करोड़ से ज्यादा डेवलपमेंट के काम गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। मुझे बड़ा संतोष है
कि इस क्षेत्र की जनता ने जब जब भी मैं पार्टी के लिए, मेरे स्वयं के लिए वोट मांगने आया, मुझे बड़े चाव से, बड़े मन से आशीर्वाद दिया है। हमेशा मजबूत बहुमत के साथ चुनाव में जीता है। इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मैं गांधीनगर की जनता को अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है और 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जीवन में नए उत्साह और नई आशा को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस चुनाव में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। चुनाव की घोषणा के पहले और घोषणा के बाद देश के लद्दाख छोड़कर मैं हर कोने में गया हूं। हर जगह मोदी मोदी के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत होता है। जन सैलाब का ये अभूतपूर्व आशीर्वाद और प्रेम नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि और एक प्रकार से सिद्धि का अनुभव कराने वाली बात है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश ने समग्र दुनिया में न केवल गौरव प्राप्त किया है, अपना मजबूत स्थान बनाया है। मोदी जी ने 2047 में पूर्ण विकसित भारत और दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत, एक कल्पना को, इस संकल्प को 130 करोड़ की जनता का संकल्प बनाने में सफलता प्राप्त की है। और अगर इस मुकाम पर देश को पहुंचाना है तो ये 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है। 10 साल जो देश की जनता ने दिए वो यूपीए सरकार ने किए हुए गड्ढे भरने में गए हैं, और ये 5 साल जो आने वाले हैं ये विकसित भारत की भव्य इमारत बनाने की नींव डालने के 5 साल होने वाले हैं। अतः मैं गांधीनगर मत क्षेत्र की जनता और पूरे देश की जनता को करबद्ध विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इतनी चिलचिलाती धूप में सूर्य आसमान में बीच में आ जाए उसके पहले 10:30 बजे अपना वोट करें, अपने परिवार का वोट करें और प्रचंड बहुमत के साथ हर जगह कमल को खिलाए और 400 पार का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने दिया है, इसको सिद्ध करने में हमारी सफलता करें। हमेशा की तरह आपके प्यार का आकांक्षी मैं अमित शाह फिर से एक बार वोट की अपील करता हूं कि आइए 10:30 बजे आप सभी एक बार मत पेटियों को कमल से भर दीजिए और मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। नामांकन करने के बाद उनकी ओर से अहम बातें कही गई और देखिए उन्होंने साफ तौर पर कहा वोट करने की एक तरफ आज अपील भी कर डाली है और दूसरी ओर आने वाले चरणों में भी वो वोट की अपील करते हुए नजर आए हैं। और नामांकन गांधीनगर से उन्होंने किया है। अपनी चर्चा की ओर वापस लौटते हैं। हमारे साथ में लगातार मेहमान बने हुए थे आलोक तिवारी जी कुछ कहते हैं। आलोक तिवारी जी जल्दी से अपनी बात को पूरा करिए। आलोक जी, ये जो है प्रो गवर्नमेंट डिसीजन देती हैं और वो हाई कोर्ट में जाके निपटते हैं। लगातार 130, 140 सांसदों को एक दिन में निलंबित करके मन चाहे कानून पास कराए जाते हैं। ना कोई कानून सेलेक्ट कमेटी में जाता है, ना कोई कानून स्टैंडिंग कमेटी में जाता है। तीसरी चीज, आप जुडिशरी को देखिए कितना दबाव वर्तमान चीफ जस्टिस के ऊपर डाला जा रहा है। 600 वकीलों का जो है दबाव उनके ऊपर डलवाया जाता है और वकील तो कांग्रेस नाम नहीं लेते, प्रधानमंत्री अपने आप को टैग कर लेते हैं, कहते हैं कि विपक्ष जो है
कमिटेड जुडिशरी चाहता है। हमारे प्रधानमंत्री को आता जाता क्या है, उनको मालूम ही नहीं है कि कमिटेड जो है जुडिशरी का टर्म है सत्ता पक्ष के लिए इस्तेमाल होता है। मोर पर्टिकुलरली राफेल के मैटर में क्या हुआ। ठीक है सर, सर अभी थोड़ा सा सीमित, अभी वक्त कम है सर, सीमित मुद्दों तक रहिए, सीमित मुद्दों तक रहिए। मैं आपके पास लौटूंगी और मेहमान है उनकी प्रतिक्रिया लेते। सर माफी के साथ आपको रोक रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता जफर नकवी साहब हमारे साथ में। जफर साहब, अभी हमने सुना, देखिए अमित शाह भी अभी भी कहते हुए नजर आए कि 400 पार। मैं अभी उसी चीज को लेकर सवाल भी कर रही थी कि सर 400 पार का नारा आपकी ओर से दिया जा रहा है कि ये लक्ष्य रखा गया है, लेकिन आपको लग रहा है आम जनता इस लक्ष्य तक आपको पहुंचाएगी? क्योंकि विपक्षी बड़े मुद्दे उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। मैम, अभी तो भाई साहब बता रहे थे आलोक तिवारी जी कि जो है वो सनातन विरोधी की हमको बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को। इन लोग को शर्म नहीं आती बोलने से पहले कि इनके गठबंधन दल के नेता रामचरितमानस से लेकर राम पे कटाक्ष करने वाले लोग सनातन की बात करते हैं। इनके मुंह से 7 शब्द भी अच्छा नहीं लगता, ये सनातन की बात क्या करेंगे। और इससे पहले इन्होंने महिला सुरक्षा की बात की, जिससे मैंने पहले भी बताया था कि महिला सुरक्षा पे बात वो लोग कर रहे हैं जिनके नेता, बड़े बड़े नेता सुरजेवाला और सुप्रिया शिंदे के बयान लोग चलाते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, ये युवाओं के बेरोजगारों की बात करते हैं, युवाओं को नशेड़ी कहते हैं, उसकी बात करते हैं। तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ मोदी और भारतीय जनता पार्टी को कटाक्ष करने के लिए जो अपने मन में आता है, मनमौजी बातें करना है, मनमौजी ख्याल करने हैं। 400 पार का जो हमारा लक्ष्य है वो यकीनन ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि आपका जो लक्ष्य है वो जनता आपको जरूर उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी। ठीक है जफर साहब, लौटेंगे आपके पास में। सपा प्रवक्ता हमारे साथ में मोहम्मद साजिद जी भी जुड़ चुके हैं। प्लीज आलोक जी, अभी और मेहमान है ना, थोड़ी सी मर्यादा रखिए कम से कम। अभी हमारे साथ में सपा प्रवक्ता मोहम्मद साजिद साहब हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। मोहम्मद, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए इस बार इंडिया गठबंधन का हिस्सा है आप भी। उत्तर प्रदेश की ही अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के साथ में अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी के साथ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह, अभी देखिए कल अलग अलग मुद्दे निकल रहे हैं, सनातन का मुद्दा निकल रहा है, और यही सनातनी होने का तो फायदा भी बीजेपी उठा रही है। वो तो कह रहे हैं हमने तो राम मंदिर को लेकर खूब सारे उन्होंने किया और उन्होंने चुनावी भाषणों में उस बात को जनता को याद दिलाया है। आप कैसे ये मुद्दा उठा रहे हैं? आपके गठबंधन के साथ ही कह रहे हैं सनातन विरोधी हैं ये। भारत में हर इंसान अपने अपने धर्म के हिसाब से धार्मिक कार्य कर रहा था, पूजा पाठ इबादत कर रहा था। इनके आने के बाद और लोगों को केवल बांटने का काम किया है। केवल इनके पास यही राजनीति है, नफरत की। और लेकिन सर तर्क की बात होगी या कुछ भी तर्क दे दिया जाएगा? आप अगर किसी को सनातन विरोधी कह रहे हैं तो उस बात को साबित करिए ना। मैं तो आपसे ये जानना चाहूंगी, सनातन विरोधी वो है जिसने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया था या वो जिसने राम मंदिर का निर्माण करवाया? ये बात किस तर्क के माध्यम उस पर कहा आपने? इनको खुद होश नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं। अभी माननीय गृह मंत्री देश के बोल रहे थे कि मतपेटियां भर जाएंगी। मतपेटियां भरी नहीं जा रही हैं, ईवीएम से चुनाव हो रहा है, ईवीएम से वोट पड़ रहा है, और ये बात कर रहे हैं महिला। ठीक है देखिए मैंने आपसे सवाल साजिद साहब, मैंने सवाल आपसे कुछ और किया था, आप जवाब उसका कुछ और दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यहीं पर आप लोग अटक जाते हैं कि जिस सवाल किया जाए, जिस मुद्दे पर बात हो उसी पर बात कीजिए ना। यहाँ पर मुद्दों पर बात हो रही है, आप संविधान, लोकतंत्र या फिर सनातन विरोधी, इन मुद्दों पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश नहीं की जाए तो ठीक होता है। आम जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि उसके लिए मुद्दे ही कामगर हैं और वही अगर ठीक होंगे तभी उसको लाभ ज्यादा मिलेगा। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी, हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। तो देखिए आज पहले चरण के रण की शुरुआत हो चुकी है। 102 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 1600 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज मतदाता तय करेंगे। और पहला चरण जो कि सबसे बड़ा चरण है, काफी खास माना जा रहा है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में 8 तो वही उत्तराखंड में 5 पूरी की पूरी सीटों पर मतदान हो रहा है। और देखिए दिन जिस तरीके से बढ़ रहा है, मतदान जो कर्मी हैं वो भी पहुंचे थे सुबह, लेकिन उसके साथ साथ जो मतदाता हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं और काफी उत्साहित आज के चरण में अपने लोकतंत्र के इस उत्सव में भागीदारी को लेकर खुश नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए आप पर रुक रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।